समाज का खतरा बताओ तो समाज का खतरा उन लोगों से जो ये कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालो। सबसे बड़ा और किसने गलती की है? कपिल मिश्रा आज तक दिल्ली का मंत्री बन गया, दिल्ली में असेंबली की सीट जीत ली उसने, जबकि असल हकदार वो है सजा का। उस जिस तरीके से आज का पूरा सिस्टम संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो हमारी ये कोशिश है कि हम जितनी भी सूरत में जिस तौर भी अपना थोड़ा सा योगदान भी अगर उस संविधान को बचाने के लिए दे सकते हैं तो अपनी अंतिम दोस्तों आप देख रहे हैं बाइट विद कशिश। 2020 के दंगे जो थे वो अच्छे से आपको याद होंगे। एनआरसी और सीए को लेकर जो हो रहा था वो अच्छे से आपको याद होगा। वो तस्वीरें भुलाने लायक तो नहीं है, लेकिन जिसकी गलती ना हो उसको जेल के अंदर डाल देना और लगातार सजा देना और कुछ सुनवाई नहीं करना, ये भी उतना ही गलत होता है। और एक बार फिर से ये मुद्दा सुर्खियों में आ चुका है। सरकार इसको नजरअंदाज लगातार करती नजर आई है। बेल नहीं दी जा रही, बेल के लिए सुनवाई तक नहीं हो रही है। आखिरकार क्यों, क्या वजह नजर आ रही है, इस पर सीधा बातचीत करेंगे। क्या नाम है? मैडम मेरा नाम मोहम्मद कासिम है और मैं फरीदाबाद से हूँ। कासिम जी, ये जो मुद्दा है जो शर्जील इमाम का है या फिर और भी तमाम ऐसे लोग हैं जिसमें उमर खालिद भी आते हैं, तो ये आपको क्या वजह लग रही है कि सुनवाई क्यों नहीं हो रही और लगातार जेल पे जेल दिन के दिन बढ़ते ही जा रहे हैं? मैडम जब तक सुनवाई नहीं होगी और जब तक केस आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक ये कैसे पता चलेगा कि वो लोग अ, वो लोग मजलूम हैं और उन्होंने गलती की है या उनकी वजह से दिल्ली राइट हुए हैं, दिल्ली में दंगा हुआ है। जब एक सुनवाई ही नहीं कर रही है कोर्ट, आप सुनवाई करिए, आप बहस करिए, तभी तो पता चलेगा। तो क्या माना जाए कि हर बार जब भी कुछ भी होता है देश में, तो एक ही संगठन या एक ही धर्म के लोगों को बार बार टारगेट करना क्या कोई पूरी तरीके से साजिश का हिस्सा होता है? साजिश का हिस्सा हम इसको मानते हैं कि सिर्फ ये वोट, इससे वोट पोलराइजेशन होता है, यानी कि हिंदू का वोट अलग हो जाए, मुसलमान का वोट अलग हो जाए, और इससे ये लोग जीत कर भी आ रहे हैं। बाकी ये लोग फैलाते हैं कि हिंदू मुस्लिम, वरना ये ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। आप देखिए कि ये लोग इसको देश के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी ये इंटरनेशनल लेवल पर तो ये रिप्रेजेंट नहीं हो रहा हिंदू मुस्लिम। सिर्फ यहाँ पे इन्हें लगता है कि हम हिंदू मुस्लिम करके संसद में पहुंच जाएंगे या असेंबली में पहुंच जाएंगे या हमें कोई बहुत बड़ा पद मिल जाएगा या हम भी बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन जाएंगे, बस ये है, और ज्यादा इससे कुछ होने वाला अब नहीं। देखिए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर अपने कहीं ना कहीं भाषणों में इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि 140 करोड़ जनसंख्या जो है वो मेरा परिवार है, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की वो बात करते हैं। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है? ये मोदी जी ने जैसा कहा सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये मंचों पे बोलते हैं, लेकिन जमीन पे इसकी हकीकत कहाँ है? मोदी जी ने किसी मंच पे बोल दिया कि सबका साथ सबका विकास, और जमीन पे सबका विनाश हो रहा है। सिर्फ एक ही समुदाय का वो हो रहा है विकास, जो मोदी के साथ लगे हुए हैं, जो मोदी के साथ, मोदी से टच हैं या मोदी की पार्टी में हैं। आरएसएस का विकास हुआ है, यानी जमीन पर तो इसका कुछ वो नहीं है ना। आप सबका साथ सबका विकास बोल रहे हो तो यानी कि किसी सड़क पर जाइए, आप गांव में जाइए, देहात में जाइए, गरीब से पूछिए आप जाकर कि मोदी जी जो बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास, क्या वो हो रहा है? अगर जब वो बोलेंगे तो तब हमें लगेगा कि हाँ हो रहा है। अब शहर में बैठने वाले या बड़ी कुर्सियों पर बैठने वाले या बड़े लोग वो बोलेंगे कि जो मोदी के साथ लगे हुए कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, क्या उससे मान लिया जाएगा? इस तरीके के प्रदर्शन काफी बार देखे गए। 5 साल का समय बीत चुका है, एक बार आप लोग फिर जंतर मंतर पे पहुंचे, आज क्या मांगे लेकर आए? हमारी मांग यही है कि जो भी मजलूम हमारे बेकसूर भाई, उमर खालिद हो, शर्जील इमाम हो, और भी खालिद सैफी हो, जो भी हमारे भाई हैं बेकसूर हैं, कोर्ट सुनवाई तो करे, केस को आगे तो बढ़ाए, पता तो चले लोगों की नजरों में तो आए कि कौन जालिम है, कौन मजलूम है, किसके साथ जुल्म हुआ है और किसने गलती की है। कपिल मिश्रा आज तक दिल्ली का मंत्री बन गया, दिल्ली में असेंबली की सीट जीत ली उसने, जबकि असल हकदार वो है सजा का। उस है कि यही सिर्फ मोदी जी सरकार में बैठे, सेंटर में जो मोदी की सरकार बैठी है, तो इन पर कार्रवाई इसलिए हो नहीं रही है। वरना अगर ये चाहे, कोर्ट चाहे, हमारे जो बड़े बड़े लीडर हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो जज वगैरह बैठे हुए हैं और भी जो अफसरान वगैरह हैं, सही तरीके से अगर ये कार्रवाई करते तो मुझे लगता है कि कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर जरूर फंसेंगे। मेरा नाम सादाज है। आप लोग एक बार फिर से सड़कों पे उतरे अपने हक और अधिकार के लिए, क्या वजह लग रही, क्यों नहीं सुना जा रहा?
रही बात इसकी कि आज फिर से सड़कों पर उतरे, तो हम लोग मुस्तकिल 2019 से लेकर आज हम लोग 2025 में खड़े हुए हैं, मुस्तकिल सड़कों पर ही रहे हैं। शुरुआत इसके यहाँ से होती है कि जब हुकूमत अपना एक काला कानून सीएबी और एनआरसी लेके आती है, तो तब से वो सारा सिस्टम शुरू होता है। और उसके चलते हुए हमारे जिन साथियों की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद उन्हें उन सारे मामलों में बरी करने के बाद हम ये देखते हैं कि किस तरह से दिल्ली में एक दंगा होता है, जिसके चलते हुए वो लोग जेल में रहते हैं, लेकिन उनके बाद भी उन्हें ये कहा जाता है कि आप एक मास्टर माइंड हैं। तो हमें ये सवाल उठता है उस चीज के बाद कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसको आपने मुजरिम करार देकर जेल के सलाखों के पीछे डाल रखा है, तो जेल में रहते हुए अगर वो कुछ इस तरह की प्लानिंग कर सकता है, तो फिर आपका जुडिशरी सिस्टम किस तरीके से काम करता है। लेकिन रही बात इसकी कि उन सारी चीजों के बाद हम मुस्तकिल जिस तरीके से हो सकता है अपनी आवाज वहां से उठा रहे हैं। मैं खुद जेएनयू से आने वाला छात्र हूँ, शर्जील इमाम, उमर खालिद वहीं के छात्र रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग, सलीम खान, सलीम मुन्ना, ताहिर हुसैन, शिफाउर रहमान, खालिद सैफी, नरगिस सैफी, गुलफिशा फातिमा, एक 12-13 नामों की फहरिस्त है हमारे पास। तो हमें देखना होगा कि उन लोगों को किस तरीके से हम उनके हक में लड़ाई लड़ सकते हैं, चाहे वो कानूनी तौर पे हो या सड़क पे उतर कर एहतजाज के सूरत में हो, किसी भी सूरत में। उन पे आज भी इल्जाम लगाया जाता है कि ये जो महज 11 से 12 लोग हैं, इनकी वजह से समाज को खतरा हो सकता है, ये समाज के लिए खतरा है, इस तरीके के इल्जाम लगाए जाते हैं। तो क्या वो सच में समाज के लिए खतरा है या पूरे एक संगठन, एक धर्म को बार बार टारगेट करने की कोशिश है? इसमें तो सबसे पहले मैं आपको समाज का खतरा बताऊं तो समाज का खतरा उन लोगों से जो ये कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालो। सबसे बड़ा देश का खतरा उससे समाज को, बल्कि वो एक किसी समाज के लिए नहीं, एक पूरे देश के लिए खतरा। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि इस देश में अगर आतंकवाद का जन्म होता है, तो जब गांधी की हत्या की जाती है, तो इस देश में सबसे पहला आतंकवाद नाथूराम गोडसे होता है। तो वहां से लेकर उन्हीं की विरासत संभाले हुए जो लोग हैं, उन्हीं के चट्टू बट्टू, उन्हीं के पालतू लोग हैं, वो आज तक उस रिवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसके अलावा कहीं ना कहीं आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस देश में एक आइडेंटिटी के साथ, एक शनाख्त के साथ जो माइनॉरिटी तबके के साथ, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके साथ साथ देश में दूसरे लोग भी हैं, हमारे आदिवासी लोग हैं, हमारे दलित लोग हैं। आप उन लोगों के साथ देख लो कि हुकूमत का क्या रवैया है, कोई भी उनकी सुरक्षा की बात नहीं की जा रही है। किस तरह से आदिवासी लोगों की जल जंगल जमीन की जो उनकी लड़ाई है, उनको पीछे छोड़ दिया जा रहा है। तो इस देश में उन तमाम माइनॉरिटीज के हक में आज बुरा हो रहा है, जो इनकी सोच के खिलाफ, इनका जो मनुस्मृति और सारी इनके ब्राह्मणवाद का जो पूरा ढांचा है, जो उसके खिलाफ है, उनके ये विरोध में है। वहाँ पे एक और बात तो आती है ना, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन वो तो हमें दिख रहा है ना, उसके लिए हम कितना आपसे कह सकते हैं। सबका साथ सबका विकास अगर चाहिए होता तो आज किसी गांव की दूर झोपड़ी में एक महिला अपना बच्चा झोपड़ी में नहीं जन देती, उसे वहां एम्बुलेंस की सुविधा होती है। एक बच्चा तालीम के लिए जाके अगर क्लासरूम में जाता तो टीचर उसको दलित बोल के और ये क्लासरूम में उसकी पीट पीट कर हत्या नहीं कर दी जाती। राजस्थान का वाकया आप देखिए कि दूल्हे को घोड़े से उतार दिया जा रहा है कि आप दलित हैं, तो ये हमारा सबका साथ सबका विकास है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके लिए संविधान कहाँ है आज हमारे देश में? युवा होने के नाते आप कहाँ देख रहे हैं संविधान की स्थिति? क्योंकि संविधान अपने रूप में पूरी तरीके से वहां पे खड़ा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से आज का पूरा सिस्टम संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो हमारी ये कोशिश है कि हम जितनी भी सूरत में जिस तौर भी अपना थोड़ा सा योगदान भी अगर उस संविधान को बचाने के लिए दे सकते हैं, तो अपनी अंतिम सांस तक हम उस लड़ाई को जारी रखें। सर, आए दिन तमाम प्रदर्शन होते हैं, लोग सड़कों पे उतरते हैं। आप 2019 से लगातार सड़कों पे मांग कर रहे हैं न्याय की। न्याय मिलना इस देश में क्या आसान बात नजर आती है आपको? क्योंकि इसमें आपने थोड़ा सा सुबह में डाल दिया मुझे, क्योंकि अदालत पे तो सबको कहीं ना कहीं भरोसा है, लेकिन उसके बाद दूसरी चीज जो हम देखते हैं कि हम किस अदालत पे आज विश्वास कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा कि एक राइट विंग के एक्टिविस्ट को सिर्फ इसलिए बरी कर दिया गया कि हेल्थ इश्यू था, उसको अंतरिम जमानत दे दी गई। लेकिन हमारे जो 12 साथी जेलों में बंद हैं, आप देख रहे हैं तारीख पे तारीख जारी पिछली तारीख के बाद उन्हें 19 तारीख पे टाला गया था। आज आया है कि अब उनकी जो सुनवाई होगी वो 22 तारीख में होगी। अब 22 तारीख को भी क्या है, अदालत पे शक नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अदालत हमें मजबूर कर देती है सोचने पे कि आप सोचिए हमारे बारे में। तारीख पे तारीख दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट की मैं बात करूं तो हम उन पे डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय सबका न्याय करता है। लेकिन बीच में क्या वजह नजर आती है कि सुनवाई तक नहीं हो रही? 5.5 साल का समय निकल चुका है। उसके लिए कहीं ना कहीं मेरा जहां तक मानना है व्यक्तिगत रूप से, वो ये है कि जितने भी लोग उस अदालत की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे निजाम के तहत काम कर रहे हैं। आपने सीए एनआरसी की बात की, एक आखिरी सवाल करूंगी इस पे।
सीए एनआरसी इसलिए ही तो लाया जा रहा था, जहां तक मुझे पता है, कि जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या जो देश में है, उनके पास कागजात नहीं है तो उन्हें बाहर कर दिया जाए। तो फिर आप लोग क्यों सड़कों पे उतरे थे? कागजात है, दिखा दीजिए। आप ये बताइए कि जितने ऐसे लोग हैं, आप बिहार की अगर हम बात करें कि बाढ़ आती है, लोगों के घर बह जाते हैं, तो वो अपने कागजात कहाँ से लाएंगे? इसके अलावा बांग्लादेश में और बहुत सारी जगहों पे ऐसी हैं कि लोग यहाँ पे रह रहे हैं। आप जाके गांव का दौरा कीजिए, लोगों के पास, बहुत सारे लोग आज हमारे देश में हैं जिनके पास आधार कार्ड तक नहीं बना हुआ है। तो क्या आप उनको गैर मुल्की कह देंगे? आप बिहार में तो ऐसा ही हो रहा था, आधार कार्ड मना किया जा रहा था, अब तो आधार कर दिया जा रहा है। अब आप बताइए ना कि हुकूमत खुद अपना एक डॉक्यूमेंट जो रिलीज करती है उसको लेके वो खुद परेशान है। तो उसे ये कहती है कि ये आपका आइडेंटिटी कार्ड नहीं माना जाएगा, आपकी शनाख्त को इसके लेके कोई मामला नहीं किया जाएगा। तो आप खुद अपनी चीजों में नहीं पूरे हैं। आप ये बताइए कि जिसके माँ बाप, जिसके दादा परदादा, जिसके पूर्वज यहाँ की कब्रों में पड़े हुए हैं, तो क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? उसके बाद आप दूसरी तरफ एक कानून लाते हैं कि अगर कोई दूसरा हिंदुस्तानी नहीं है तो आप उसको अंदर ले लेंगे, लेकिन अगर कोई हिंदुस्तानी जिसके पास कागजात नहीं है और वो हिंदुस्तानी है, उसके सबूत यहाँ पर है, मकानात है, सारी चीजें हैं, आप उसको बाहर भेज देंगे? ये किस तरह का आपका रवैया है? केंद्र जो सरकार है उससे आप लोग क्या उम्मीद करें? क्या वो आपकी कुछ मदद करेगी? क्योंकि चुनाव तो आते जाते रहते हैं। सरकार से उम्मीद की अगर हम बात करें तो हम पिछले 77 सालों से बहुत मायूस होते चले आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो या आज की भाजपा सरकार हो, दोनों में हमें मायूसी ही हाथ आई है। तो इस तरह से सरकार से तो हमें उम्मीद यही रहती है कि वो आवाम हित में काम करे, और आवाम इसीलिए चुन के भेजती है आपको कि आप एक पूरे देश की एक डेमोक्रेसी और जो जमहूरियत है, जमहूरियत लफ्ज जब हम डेमोक्रेसी को इस्तेमाल करते हैं तो वो क्यों करते हैं? हमारे दिमाग में एक सवाल आता है ना कि आवाम ने चुन के भेजा है, वो आवाम के लिए काम करेगी, लेकिन क्या हो रहा है? काम नहीं हो रहा है जब तक। अब देखिए ना कि RS 1 रुपए का जो एक बॉक्स आता है उसको लेके 1050 एकड़ जमीन दे दी जाती है। तो गरीब आवाम के लिए, मजलूम आवाम के लिए, जिनके पास वसाइल नहीं है, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, हमको चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि उन सारे लोगों के लिए काम करे। मतलब कहा जा रहा है अगर सबका साथ सबका विकास, तो वो प्रैक्टिकली भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, हमारी यही कोशिश है, और हमारा मानना है कि हुकूमत को करना चाहिए सारे काम, लेकिन अगर हुकूमत उन सारी चीजों में नाकाम है तो इसमें हमारी यही कोशिश रहेगी कि आने वाले चुनाव में लोग अपने तरीके से अपने मतदान का अच्छा इस्तेमाल करें, ताकि एक ऐसी हुकूमत आए जो लोगों के हित में काम करे। जो जुल्म ज्यादती हमारे नौजवान भाइयों पर हो रही है, ये जालिम सरकार ये बताना चाहती है कि हम इसके जुल्म से डर जाएंगे, और हम इसको बता देना चाहते हैं कि मंजिले लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चल रहे थे जो मेरे साथ, कहाँ हैं वो लोग जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। दरबदर होने से पहले कभी सोचा भी न था, घर मुझे रास न आया तो मैं किधर जाऊंगा। याद रख के दुनिया मेरी तस्वीर के साथ, याद रख के दुनिया मुझे तेरी तस्वीर के साथ, लाख मुझे दुनिया रंग ऐसे तेरी तस्वीर में भर जाऊंगा। लाख रोके ये अंधेरे मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा। साथियों, हमारा यहाँ आना ये बताता है कि हम अपने भाइयों के साथ हैं, और साथियों हम आखिरी सांस तक अपने भाइयों की लड़ाई लड़ेंगे। यही हमारी उम्मीद है और हमारी कोशिश है। देश के तमाम नौजवानों को हम ये बता देना चाहते हैं, जिस कोने में भी आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं, कान खोलकर सुन लीजिए, आप इस लड़ाई में हमारे साथ आ जाइए, वरना ये जालिम सरकार आपको भी पकड़ के लाएगी और आपके ऊपर जुल्म करेगी। अगर आप इस लड़ाई में शामिल नहीं हुए तो आप बाद में पछताएंगे। साथियों, आप आ जाइए जंतर मंतर पर।